हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पियर। पियर बोले तो नाशपाती, ठीक है ना। फ्रूट क्रॉप के अंतर्गत हम पियर क्रॉप पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाशपाती, नाशपाती की खेती के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ जनरल जानकारी और उसके बाद क्लाइमेट कैसी होती है, सॉइल कैसी होती है, कौन कौन सी वैरायटियाँ, इन सब से जुड़ी बातें हम बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो पियर नाशपाती बात कर लेते हैं। जैसे इसके साइंटिफिक नेम के, तो इसको पायरस कम्युनिस इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है। बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो क्या होता है, पायरस कम्युनिस। कम्युनिस इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। पायरस कम्युनिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। फैमिली की बात करें तो रोजेसी फैमिली से है। किससे है? रोजेसी। क्रोमोजोम नंबर यानी अगली बात क्या है, इनके गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो टू एन बराबर 34 होता है। कितना होता है? 34 होता है ठीक है। टू एन बराबर 34 होता है। फिर बात करते हैं ओरिजिन यानी कि नेटिव प्लेस। ओरिजिन की नेटिव प्लेस क्या है, उत्पत्ति स्थल क्या है? यूरोप है। क्या है? यूरोप है। क्लियर बात। ये तो थी इससे थोड़ा जनरल जानकारी। इसका नाम क्या है, किस परिवार से बिलोंग करता है, गुणसूत्र संख्या क्या होते हैं, इसका उद्गम कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो बिंदु बात करेंगे, क्या यूज है, क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्या कंपोजिशन होता है, क्या संगठक होता है, यूज क्या है। तो देखते हैं इसमें इसमें जो एसिड पाया जाता है, मेजर एसिड। मेजर एसिड की बात कर ली जाए तो मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से एसिड पाया जाता है, तो मेजर रूप से पाया जाता है। और इसमें जो है सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में, ठीक है ना, कम मात्रा में। सिट्रिक एसिड इन फाउंड पाया जाता है इसमें भी, ठीक है ना। लेकिन जितना मेजर यानी मैलिक एसिड पाया जाता है उतना जो है सिट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है। अगली नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि जो आपका पियर है, पियर का जैसे उपयोग अधिकतर क्या है, तो पियर का उपयोग जो है बहुत सारे उत्पाद बनाने के लिए, जैम वगैरह बनाने के लिए उपयोग करते हैं और इसका जूस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये सब यानी खाने योग्य, जैसे कैनिंग पर्पज के लिए किया जाता है, टेबल पर्पज के लिए किया जाता है, ठीक है ना। टेबल पर्पज के लिए लिख लेते हैं, टेबल पर्पज एंड कैनिंग। कैनिंग के लिए भी करते हैं, डिब्बाबंदी भी की जाती है, और क्या किया जाता है, और इससे बाई प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं ना। इससे जो बाई प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है ना। बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसी में, इसके फलों में जो जूस होता है उसका टीएचएस कितना होता है। टीएचएस यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड, है ना। तो वो होता है 10 से 13% कह सकते हैं, या 10 से 13 अंश भी, अंश ब्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसमें टीएचएस होता है। और इससे शराब भी बनाई जाती है, बेवरेज मटेरियल भी बनाए जाते हैं। तो जो आपका पियर होता है, जो वाइन बनाई जाती है, ठीक है ना, वाइन मेकिंग ऑफ पियर, वो क्या कहलाती है, यानी जो शराब आपकी वाइन बनी है किससे? पियर से, वो क्या कहलाती है? पेरी कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरी कहलाती है, ठीक है ना। जो शराब आपकी पियर से बनाई जाती है वो कहलाती है पेरी, ठीक है। फिर अगली नेक्स्ट बात क्या करते हैं, नेक्स्ट बात ये बात करते हैं कि और काहे लिए ये फायदेमंद है। तो ये जो है, जो भी पेशेंट, ठीक है ना, जो भी मरीज मरीज मरीजों में किसके लिए, जैसे जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बढ़िया होता है, ठीक है, उसको सेवन करना चाहिए। और
ब्लड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, को संतुलित रखता है। ठीक है, क्लियर बात। ये इतनी जो ये होता है कंट्रोल रखता है, संतुलित रखता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, जो कहने मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को इसका सेवन करना चाहिए। ये थे कुछ बातें इससे जुड़ी, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट थे इसके जो यूज थे। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि एरिया एंड प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा अगर लार्ज प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है या प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री की बात की जाए, देश कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है, तो आपकी चाइना है, इटली है, चाइना एंड इटली। ठीक है, ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रियां हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए अपने इंडिया में, कहां पर, इंडिया में बात किया जाए सबसे लार्ज प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। कहने का मतलब टेम्परेट जोन की ये फसल है, ठीक है ना, किस जलवायु की फसल है, टेम्परेट जोन की है। तो ये जो है एक तरह से ठंडे क्षेत्र जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, इन सब क्षेत्रों में भारत में बढ़िया सा ग्रो कराया जाता है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम सॉइल एंड क्लाइमेट की। जैसे सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करते हैं, किसकी, सॉइल एंड क्लाइमेट की, यानी जलवायु और मृदा कैसी होनी चाहिए। तो हमने आपको बता ही दिया है कि कैसी जलवायु का है। तो पहली बात टेम्परेट क्लाइमेट की फसल है, ठीक है ना, किस जलवायु की फसल है, टेम्परेट क्लाइमेट के। एंड क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, कैसा है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट समझ ही रहे हैं। क्लाइमेट्रिक होता है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। तो जो आपका पीयर होता है वो आपका क्लाइमेट्रिक होता है। नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या होता है, जिसमें कि हार्वेस्टिंग आफ्टर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता है, और क्लाइमेट्रिक में हार्वेस्टिंग आफ्टर ऑक्सीडेशन होता है, श्वसन की क्रिया होती है। तो जो पीयर है आपका टेम्परेट क्लाइमेट का फसल है, ठीक है ना, टेम्परेट जलवायु का है, ठंडी जलवायु का, सुसुआ ठंडी जलवायु कह सकते हैं। और इसका जो फ्रूट है क्लाइमेट्रिक नेचर का होता है, ठीक है ना, जिसमें कि तुड़ाई के उपरांत जो है हार्वेस्टिंग होती है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे हम बात करते हैं इसी में इसका पौधा हाईली साल्ट सेंसिटिव होता है। किसके प्रति सेंसिटिव होता है, साल्ट के। इसका जो पौधा होता है, अगली बात करते हैं हाईली साल्ट सेंसिटिव प्लांट, ठीक है ना, किसके प्रति, साल्ट यानी लवणता के प्रति संवेदनशील होता है, बट वेट सॉइल के प्रति रेजिस्टेंट होता है। वेट सॉइल के प्रति जो है टू रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी होता है। वेट सॉइल क्या होता है, इसकी बात करते हैं। वेट सॉइल का मतलब, वेट का मतलब होता है गीली मृदा के प्रति जो है क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, प्रतिरोधी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मृदा गीली है, उसमें मॉइस्चर अधिक है, तो कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और रही बात मृदा कैसी होनी चाहिए, तो मृदा इसके लिए जो है लेटराइट एंड लोमी सॉइल जो है बढ़िया होती है, ठीक है ना, लेटराइट एंड लोमी सॉइल इज बेटर होती है, ठीक है ना, क्या होती है, बेटर होती है फॉर गुड कल्टीवेशन, ठीक है ना, गुड कल्टीवेशन या ये लिख सकते हैं गुड प्रोडक्शन, ठीक है ना, बढ़िया होता है, अच्छी उपज के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, बेटर होता है, सर्वोत्तम होता है। ठीक है, और रही बात इसके मृदा का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होना चाहिए, 6.2 to 6.8 होना चाहिए। ये इसके
मृदा का जो है पीएच वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीएच वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने जान लिया मृदा और जलवायु कैसी होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात? फिर आगे बात करते हैं कुछ बॉटनी के फीचर के, ठीक है ना। बॉटनी में जैसे कि इसका फ्रूट टाइप कैसे होता है, फ्रूट टाइप की बात कर लेते हैं। फल का प्रकार कैसा होता है? क्या फल का प्रकार कैसा होता है? तो इसके जो फल का प्रकार होता है पोम होता है। कैसा होता है? पोम होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट बोले तो खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो खाने वाला भाग फ्लैसी थैलेमस होता है। क्या होता है? फ्लैसी थैलेमस, मांसल भाग खाया जाता है। ठीक है ना। कौन सा भाग खाया जाता है? फ्लैसी थैलेमस, मांसल भाग। फिर बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम। इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम कैसा होता है? तो इसका जो पुष्पक्रम होता है रेसिमोस होता है। कैसा होता है? रेसिमोस होता है। पुष्पक्रम कैसा होता है? रेसिमोस होता है। फिर इसमें बात करते हैं कि और कौन कौन से फीचर होते हैं। तो इसमें जो है यानी कि आपका पियर फाउंड इन प्रोटोगाइनस नेचर। प्रोटोगाइनस नेचर क्या होता है? किस नेचर का होता है? प्रोटोगाइनस नेचर का होता है। प्रोटोगाइनस क्या होता है? देख लीजिए प्रोटोगाइनस क्या होता है। हमने डाइकोगेमी बताया था। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं पृथक पक्ष होता है। डाइकोगेमी में क्या होता है? जो स्टिग्मा और स्टेमन होते हैं। ठीक है। स्टिग्मा और स्टेमन यानी एक ही सीधे से शब्दों में ये बात कर लीजिए, नर व जो मादा भाग होते हैं, नर व मादा भाग होते हैं। ठीक है ना। नर व मादा भाग होते हैं। इन दोनों के परिपक्व होने का समय जो अलग अलग होता है वही आपका डाइकोगेमी कहलाता है। ठीक है। जिसमें जिस पुष्प में नर सबसे पहले परिपक्व होता है वो प्रोटेंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटेंडस। और जिसमें मादा भाग सबसे पहले परिपक्व होता है उसे बोलते हैं क्या? प्रोटोगाइनस कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हमने कहा क्या? पियर फाउंड इन प्रोटोगाइनस नेचर। तो कहने का मतलब इसमें जो नाशपाती होता है इसमें जो मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है तो किस नेचर का होता है? प्रोटोगाइनस नेचर का होता है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे बात करते हैं इसका फ्लावर किस कलर का होता है। अगर बात की जाए फ्लावर की व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बियरिंग हैबिट की बात कर लेते हैं। फलन किस शाखा पर होता है? बियरिंग हैबिट फलन किस शाखा पर होता है? तो ऑक्सिलरी पार्ट में कहा? ऑक्सिलरी यानी शीर्ष भाग में ऑन द ओल्ड सीजन सूट पर, शाखा पर या साइन पर कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है ना। पुरानी शाखा पर फलन होता है और किस भाग में होता है? तो शीर्ष भाग में होता है। इसमें इनकम्पाटिबिलिटी पाई जाती है। किस प्रकार की इनकम्पाटिबिलिटी पाई जाती है? तो पियर में आपके सेल्फ इनकम्पाटिबिलिटी पाई जाती है। और सेल्फ इनकम्पाटिबिलिटी के अंतर्गत कौन सी इनकम्पाटिबिलिटी बात करते हैं इसमें? किस प्रकार की? क्योंकि ये जो है इसमें सेल्फ इनकम्पाटिबिलिटी पाई जाती है। इनकम्पाटिबिलिटी पाई जाती है। और कौन सी पाई जाती है? तो गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पाटिबिलिटी पाई जाती है। क्लियर इतनी बात? और पियर में जो है बात कर लेते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी किस टाइप की पाई जाती है? तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। क्लियर बात? किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। अच्छा, अब इसमें हमें बात ये करनी है कि पार्थेनोकार्पी कितने प्रकार की होती है। ये तो जानते होंगे कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है। अब केवल बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात ये कि
पार्थेनोकार्पी जो होता है आपका, पार्थेनोकार्पी, ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। एक होता है आपका वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, ठीक है ना, क्या? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। चलो यहाँ पर देखते हैं, इसको इरेज करो। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में नो पॉलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन। नो पॉलिनेशन इसके अंतर्गत क्या होता है? नो पॉलिनेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नो पॉलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन, वो क्या कहलाएगा आपका? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कहलाएगा। दूसरा होता है आपका क्या? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्या कि पॉलिनेशन डन, यानी पॉलिनेशन डन बट नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? कहने मतलब इसमें परागण की क्रिया तो होती है बट फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। वो कौन सा पार्थेनोकार्पी कहलाता है आपका? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी कहलाता है। फिर तीसरा बिंदु ये है स्टेनो स्पर्मो कार्पी पार्थेनोकार्पी, ठीक है ना? कौन से? स्टेनो स्पर्मो पार्थेनोकार्पी। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है दोनों चीजें होती हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज डन होता है बट एम्ब्रियो एबॉर्शन। कहने का मतलब क्या है? पॉलिनेशन भी आपका होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा, दोनों क्रियाएं संपन्न होगी, लेकिन क्या होगा? बाद में एम्ब्रियो एबॉर्शन हो जाएगा, भ्रूण का गर्भपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रूण का गर्भपात हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? स्टेनो स्पर्मोकार्पी। जैसे कि आम की सिंधु वैरायटी है, कौन सी? सिंधु वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी है। इसमें क्या होता है? देखो स्टेनो स्पर्मोकार्पी में जो सीड होता है बहुत हल्का होता है, पतला होता है, ठीक है ना, वो नाम मात्र का कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? स्टेनो स्पर्मोकार्पी, स्टेनो स्पर्मो पार्थेनोकार्पी कहलाता है। क्लियर इतनी बात? अब आगे बात करते हैं इसमें प्रोपोगेशन की। किसकी बात करेंगे? प्रोपोगेशन। प्रवर्धन किस तरीके से इसमें होता है? तो प्रवर्धन इसमें जो है ग्राफ्टिंग के माध्यम से होता है। बात करते हैं प्रोपगेशन। तो ग्राफ्टिंग के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में कौन सा होता है? टंग ग्राफ्टिंग होता है। कैसा होता है? टंग ग्राफ्टिंग के माध्यम से इसमें कमर्शियली प्रोपोगेशन किया जाता है, ठीक है। और रही बात, इसमें कटिंग भी होती है, ठीक है ना, कटिंग भी किया जाता है। प्रोपोगेटेड करने का एक ये भी तरीका होता है, एक ये भी तरीका होता है। ग्राफ्टिंग भी होती है और कटिंग भी होती है। कटिंग में कौन सा? सेमी एंड हार्ड, ये दोनों कटिंग की जाती है। सेमी एंड हार्ड कटिंग की जाती है। क्लियर? और जो कटिंग होती है, कटिंग में जो रूट प्रमोटर के रूप में किसका प्रयोग कर लेते हैं? रूट प्रमोटर के रूप में जो है किसको प्रयोग करते हैं? IBA को, ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा लेते हैं? 1000 से 3000 ppm की मात्रा लेते हैं, ठीक है। इसको डिप करके जो है प्लांटिंग की जाती। तो ये हो गई कुछ बातें थी प्रोपोगेशन से। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लांटिंग की। किसकी बात करेंगे? प्लांटिंग की।
प्लांटिंग मतलब रोपड़ करना है, तो किस सिस्टम में करेंगे, तो स्क्वायर सिस्टम किया जाता है, स्क्वायर सिस्टम में लगाते हैं। जो बाग अब स्टेब्लिश करेंगे किस सिस्टम में होगी, स्क्वायर सिस्टम में होगी, वर्गाकार पद्धति में होगी। स्पेसिंग की बात कर लें तो क्या होगी, 7.5 मीटर गुणे 7.5 मीटर होती है। क्या होते हैं, 7.5 गुणे 7। अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जा रही है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, तो क्या होगी स्पेसिंग यानी मतलब एक नॉर्मली तो ऐसे होगा 7.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर। अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग अपनाई जा रही है तो क्या होता है 3.5 यानी 3.5 इंटू 1.5 मीटर होगा, ये स्पेसिंग अपनाई जाती है। क्लियर इतनी बात। अब आगे बात करते हैं प्लांटिंग करने का समय क्या होता है, तो प्लांटिंग का टाइम क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। प्लांटिंग टाइम एक तो होता है जून जुलाई होता है, जून टू जुलाई, एक होता है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर। ये दो समय होते हैं जब इनकी प्लांटिंग टाइम होता है, प्लांटिंग किया जाता है। क्लियर इतनी बात। तो आज के इस लेक्चर में इतनी बात काफी है, ठीक है ना। फिर इसके आगे अब हम बात करेंगे क्या, किसमें क्या होते हैं, ठीक है ना। उपज क्या है, हार्वेस्ट यानी कि हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कब करेंगे, डिजीज क्या है, इन सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो छोटा मोटा होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो भी बचा है अगले वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक, पार्ट 2 में। थैंक यू।